अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ईयर की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टैसिस। उसी का पहला टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया में आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़ जो है अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहती है और शुरू से ही हर चीज़ अपने आप को मेंटेन करती है। अगर उसमें कोई चीज़ एक्स्ट्रा जा रही है तो वो भी उसके लिए नुकसान है, अगर उसमें से कोई चीज़ एक्स्ट्रा तौर पे निकल रही है तो वो भी उसके लिए नुकसान है। तो समझने की बात ये है कि दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है अपने अंदर ना ही किसी एक्स्ट्रा चीज़ को जाने देगा, ना ही किसी एक्स्ट्रा चीज़ को निकलने देगा। हर चीज़ को बैलेंस में रखेगा, एक बैलेंस मिकदार में रखेगा। इसी चीज़ को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? होम्योस्टैसिस। आप लोगों ने वो सेंटेंस तो सुना होगा ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की ज़्यादती क्या होती है? बुरी होती है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी याद रखें कि हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा कमी हो जाना वो भी जो है हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। होम्योस्टैसिस की सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये आपके पास होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि अंदर वाले माहौल की हिफाजत करना। किस चीज़ से हिफाजत करना? प्रोटेक्शन करना बाहर वाले माहौल से। बाहर वाले माहौल में जितनी भी तब्दीलियां आ रही हैं उन तब्दीलियों के नुकसानात से अंदर वाले माहौल को बचाना क्या कहलाएगा? होम्योस्टैसिस। अगर आप सिंपल वर्ड्स में याद करना चाहते हैं तो बस यही याद रखें कि बाहर वाले माहौल में होने वाले नुकसानात से अंदर वाले माहौल को बचाना, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। अब जो होम्योस्टैसिस है ये सिर्फ हमारे अंदर, बर्ड्स के अंदर, दूसरे एनिमल्स के अंदर ही नहीं पाई जाती, बल्कि दुनिया के हर एक जानदार के अंदर पाई जाती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है उसको पढ़ेंगे, रीड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कोई भी आपके पास स्पीशी है या फिर जानदारों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है, तो उस लेवल के अंदर ईच ऑर्गेनिज्म, हर एक जानदार ने अपने अंदर क्या किया हुआ है? होम्योस्टैसिस को एज्यूम किया हुआ। होम्योस्टैसिस को एज्यूम यानी कि जब से ये वर्ल्ड बना है, ये दुनिया बनी है, अर्थ बनी है, पूरी कायनात जो है उसके बनने से लेकर अब तक, शुरू से लेकर अब तक हर जानदार ने, चाहे वो स्पीशी है, चाहे वो पॉपुलेशन है, चाहे कम्युनिटी है, चाहे सिंगल ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है, हर जानदार ने अपने अंदर होम्योस्टैसिस को एज्यूम किया है, अपने अंदर अडेप्ट किया है, ताकि बाहर वाले माहौल के नुकसान से अपनी अंदर वाली बॉडी के एनवायरनमेंट को बचा सके। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक बड़ा ही जो है समझने वाला क्वेश्चन है कि अगर बाहर वाले माहौल के अंदर जो है बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो ऑर्गेनिज्म जो है कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने अंदर वाले एनवायरनमेंट को? तो ये क्वेश्चन है कि अगर बाहर वाले माहौल के अंदर फ्लक्चुएशंस कम या ज़्यादा तब्दीलियाँ आ रही हैं, बहुत वाइड रेंज के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं, तो उससे अंदर वाले माहौल को बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करेगा? तो इसका जवाब बहुत सिंपल सा है कि ये बाहर वाली चेंजेस को रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। कैसे? अपनी बॉडी को किसी ना किसी तरीके से मैनेज करेगा। और मैनेज कैसे करेगा? अपने अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स लेकर आएगा। वो एडजस्टमेंट्स कौन सी हैं जिससे अपने आप को मैनेज करेगा? वो एडजस्टमेंट्स ये हैं कि अपने अंदर नैरो रेंज के अंदर रहते हुए, नैरो रेंज के अंदर रहते हुए ये क्या लेकर आएगा? चेंजेस लेकर आएगा। होम्योस्टैसिस का मतलब जो है ये नहीं है कि बॉडी के अंदर वाला एनवायरनमेंट जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। नहीं, ये मतलब नहीं है होम्योस्टैसिस का। होम्योस्टैसिस का मतलब है कि अगर बाहर तब्दीलियाँ आ रही हैं लेकिन वो तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, वाइड रेंज के अंदर है, तो हमारे अंदर वाला एनवायरनमेंट जो है वो भी अपने अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएगा। लेकिन एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर वाले एनवायरनमेंट की निस्बत अंदर वाले माहौल में जो चेंजेस आएंगी वो बहुत नैरो रेंज के अंदर होंगी, थोड़ी होंगी। ठीक है? और वो नैरो रेंज में अंदर वाले एनवायरनमेंट में चेंजेस लाकर बॉडी जो है बाहर वाली नुकसानदेह तब्दीलियों से अपने आप को बचा लेती है। ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा छोटा सा जवाब था। उसके बाद हमारे पास है कि कुछ
कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है उसके अंदर तब्दीलियां जो हैं हमारी बॉडी के इन कंपोनेंट्स को अफेक्ट करती हैं, असरअंदाज करती हैं। कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उन कंपोनेंट्स के नाम लिख देता हूँ। नंबर 1 पे हमारे पास वो कंपोनेंट है सोल्यूट, नंबर 2 पे हमारे पास है वाटर, और नंबर 3 जो है सोल्यूट के बाद, वाटर के बाद नंबर 3 पे हमारे पास आएगा टेम्परेचर। तो ये वो 3 कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर बाहर वाला एनवायरनमेंट जो है असरअंदाज होता है सबसे ज़्यादा, और इनको चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन होम्योस्टैसिस इसी का नाम है, हमारी बॉडी होम्योस्टैसिस के जरिए इन कंपोनेंट्स को सेफ रखती है और बाहर वाली नुकसानदेह तब्दीलियों से बचा लेती है। और किस तरह से, अब हमने कंपोनेंट्स तो पढ़ दिए कौन कौन से कंपोनेंट्स पे बाहर वाला एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है। अब इन कंपोनेंट्स को बचाना कैसे? उनको बचाने के लिए 3 तरह के अगर कंपोनेंट्स हैं तो 3 तरह के हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, प्रोसेसेस होंगे। उनमें से सबसे पहले का नाम इधर लिखते हैं, ओस्मो रेगुलेशन। नंबर 2 पे हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन, और लास्ट पे तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रोसेस है वो है एक्सक्रीशन। अब ये जो नाम लिखे हैं ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, इनकी यहाँ पे डेफिनेशंस और मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है? ओस्मो का वर्ड जहाँ पे भी आप लोग पढ़ेंगे, ओस्मो का मतलब है वाटर एंड सोल्यूट। सोल्यूट को हम लोग साल्ट्स भी लिख सकते हैं। और रेगुलेशन का मतलब क्या है? रेगुलेशन का मतलब हमारे पास है मेंटेनेंस। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या हो गया कि बॉडी के अंदर जितना भी पानी है, जितने भी साल्ट्स हैं, सोल्यूट हैं, पानी और साल्ट की मिकदार को बैलेंस करके रखना, मेंटेन करके रखना, दिस इज कॉल्ड ओस्मो रेगुलेशन। और इसके एग्जांपल आप छोटी सी ले सकते हैं कि हमारी बॉडी में सोडियम जो है उसको हमेशा बैलेंस में रखा जाएगा। अगर सोडियम ज़्यादा होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है, अगर सोडियम जो है कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। तो यानी कि देखें आप, सोडियम जो है सोल्यूट है, इसके कम या ज़्यादा होने से नुकसान हो रहा है। तो होम्योस्टैसिस इसी चीज़ का नाम है कि अगर सोडियम हमारी बॉडी में मौजूद है तो उसको हमेशा मेंटेन, बैलेंस, तवाज़न में रखा जाएगा ताकि ना ही ये ज़्यादा हो सके ना ही ये कम हो सके। और जब ये ज़्यादा और कम नहीं होगा तो हम इसके नुकसान से भी बच जाएंगे। और उसके बाद हमारी बॉडी में वाटर जो है इसको भी कम या ज़्यादा नहीं हुआ दिया जाता ताकि वाटर के ज़्यादा होने से भी नुकसान ना हो, वाटर के कम होने से भी नुकसान ना हो। दिस इज होम्योस्टैसिस। थर्मो रेगुलेशन के अंदर देखते हैं कि व्हाट इज़ थर्मो रेगुलेशन। जिस तरह हमने ओस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ी, थर्मो का मतलब क्या है हमारे पास, it is temperature and regulation means maintenance। तुम्हारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है हमेशा उसको जो है कितना रखा जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि ना ही 37 से ऊपर जाएगा ना ही कम होगा। बाहर चाहे टेम्परेचर जो है 40 डिग्री है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, 15 है, हमारी बॉडी का अंदर वाला टेम्परेचर जो है बॉडी का वो हमेशा कितना रहेगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लेकिन अगर बॉडी को टेम्परेचर जो है थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ जाए तो ये अपनी टॉलरेबल रेंज के अंदर रहकर टेम्परेचर को चेंज करवाती है। हमारी बॉडी टॉलरेबल रेंज के अंदर जितना वो बर्दाश्त कर सके, यानी कि टॉलरेबल रेंज कितनी है, आप इसको 36.5 से 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिख सकते हैं। दिस इज द टॉलरेबल रेंज ऑफ द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। इसके दरमियान हमेशा हमारी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा। इसी को होम्योस्टैसिस बोलेंगे। और होम्योस्टैसिस की कौन सी टाइप है, थर्मो रेगुलेशन। और उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोसेस है, आखिरी वाला, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब है किसी चीज़ का बॉडी से रिमूव होना। तो यहाँ पे लिखेंगे रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस
वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से जहरीले मादों का, नाइट्रोजिनस वेस्ट का रिमूव हो जाना, दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। इसके एग्जांपल भी आप लोग जो है लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास है यूरिया। यूरिया जो है इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक मटेरियल। यूरिया जो है इसको बॉडी से हम बाहर निकाल देते हैं एक्सक्रीशन के जरिए से। अगर यूरिया हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी में पॉइजन, जहर जो है वो फैलना शुरू कर देगा। इसलिए हमारी बॉडी यूरिया को जो है साथ साथ टाइम के बॉडी से एक्सक्रीट कर देती है, खारिज कर देती है। तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द एक्सक्रीशन। ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स थे, कंपोनेंट्स थे और एक क्वेश्चन था, और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में एक मैंने बात बताई, होमोस्टैसिस की डेफिनेशन पढ़ी। लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कुछ कंट्रोल सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैसिस को चलाने में हेल्प करते हैं। कुछ कंट्रोल सिस्टम्स हैं, वो कंट्रोल सिस्टम जो हैं हमारी बॉडी के प्रोसीजर्स को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मैं उन कंट्रोल सिस्टम्स की टाइप्स लिखूँगा। दो तरह के कंट्रोल सिस्टम्स हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है कंट्रोल सिस्टम एट सेल लेवल, एंड नंबर 2 पे है कंट्रोल सिस्टम एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल। यानी कि सेल लेवल पे भी कुछ कंट्रोल सिस्टम जो हैं काम कर रहे होते हैं हमारी बॉडी में, और पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जानदार जो है उसके बड़े लेवल के ऊपर भी बॉडी में कुछ कंट्रोल सिस्टम काम कर रहे होते हैं। दोनों को बारी बारी देखेंगे। सेल लेवल जो है इसके अंदर दो तरह के कंट्रोल सिस्टम है सेल लेवल के ऊपर। एक जो कंट्रोल सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम, और नंबर 2 पे जो हमारे पास कंट्रोल सिस्टम है उसको हम लोग लिखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम। ऑर्गेनिज्म लेवल की इसके बाद बात करेंगे। अब जो सेल लेवल पे इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर है, इसका पहले मतलब समझते हैं। इंट्रा सेलुलर का मतलब हमारे पास है कि वो वाला कंट्रोल सिस्टम जो कहाँ पे काम कर रहा है, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन के अंदर काम कर रहा है। यानी कि आप लोग ये भी लिख सकते हैं इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो कंट्रोल सिस्टम साइटोप्लाज्म में है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर काम कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रासेलुलर कंट्रोल सिस्टम। और एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम जो है इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब है जो कंट्रोल सिस्टम हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर काम करता है। कहाँ पे काम करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स के अंदर काम करेगा। अब इन दोनों का मतलब समझें। ये हमारे पास कोई भी एक सेल है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये बाहर वाली क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर अंदर यहाँ पे जितना भी कंट्रोल सिस्टम होगा, जो भी एनवायरनमेंट होगा, उसी कंट्रोल सिस्टम को हम लोग क्या नाम देंगे, इंट्रासेलुलर कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे एक और सेल जो है ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे एक और सेल ड्रा कर लेता हूँ, तो ये बहुत सारे सेल्स आ गए, ठीक है। और ये सेल्स जो हैं इसके पास से कोई ना कोई जो है ब्लड वेसल में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ, ब्लड वेसल गुजर रही है। जब इस ब्लड वेसल के अंदर जो है ब्लड का प्रेशर लगेगा, तो ब्लड के प्रेशर की वजह से इसके अंदर से कुछ फ्लूइड्स जो हैं बाहर को निकलना स्टार्ट कर देंगे। वो जो फ्लूइड्स हैं इन सेल्स के बाहर दरमियान में आकर इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं। इन्हीं फ्लूइड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। इन्हीं फ्लूइड्स को क्या नाम देंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स। दोबारा समझें, वो वाले फ्लूइड जो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से ब्लड का पीछे से प्रेशर लगने की वजह से बाहर आ जाते हैं और मुख्तलिफ बहुत सारे सेल्स के दरमियान में जो जगह है वहाँ पे आकर इकट्ठे हो जाते हैं, उन्हीं फ्लूइड्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स का। अब इन फ्लूइड्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर कंट्रोल सिस्टम। क्यों, क्योंकि वो सेल्स के बाहर चला गया। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब आउटसाइड द सेल, तो सेल के बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो कंट्रोल सिस्टम काम करेगा दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर। और इंट्रासेलुलर का मतलब जो सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर सिस्टम काम कर रहा है, उसको बोलेंगे। और यहाँ पे मेंटेनेंस किस चीज़ की करवाई जाती है, आप लोगों ने याद रखना है कि यहाँ पे भी वाटर, बहुत सारे सोल्यूट्स
बहुत सारे हार्मोन्स और बहुत सारे मेटाबोलाइट्स ETC और भी बहुत सारे, इनके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स की यहाँ पे रेगुलेशन करवाई जाती है, मेंटेनेंस करवाई जाती है। आप देखें कि ये सेल लेवल के ऊपर जितनी भी होम्योस्टेसिस चल रही है ये सारी की सारी जो है कंट्रोल सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। कौन सा कंट्रोल सिस्टम? एक था इंटरसेलर और दूसरा था एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर है, एक्स्ट्रासेलुलर सेल के बाहर है। तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम, वो था सेलुलर लेवल के ऊपर कंट्रोल सिस्टम। लेकिन अब हम लोगों ने जो कंट्रोल सिस्टम पढ़ना है दैट इज एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल। ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी हमारे पास जो कंट्रोल सिस्टम होम्योस्टेसिस में काम करता है वो दो तरह का है। नंबर 1 पे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, इसको हम लोग आर्टिफिशियल कंट्रोल सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। और नंबर 2 पे हमारे पास है बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, और बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम को हम लोग नेचुरल कंट्रोल सिस्टम का नाम भी दे सकते हैं। अब अगर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम को समझने की बात करें तो आप लोगों ने एयर कंडीशनर, AC या फिर किसी ना किसी रेफ्रिजरेटर की वर्किंग को देखा होगा। उसकी वर्किंग को समझने से हमें बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो समझ आएगा। अब ये जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम है, हम लोग AC की एग्जांपल ले लेते हैं या रेफ्रिजरेटर की। अब जो AC है, रेफ्रिजरेटर है, इन दोनों में से कोई भी है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स लगे होते हैं। नंबर 1 पे सेंसर जिसको हम थर्मोमीटर भी बोलते हैं, नंबर 2 पे हमारे पास है कंट्रोल सेंटर, और नंबर 3 पे जो कंपोनेंट है दैट इज कूलिंग यूनिट्स या फिर हीटिंग यूनिट्स। अब इन तीनों का काम क्या है, ये किस तरह से मिलकर आपस में काम करते हैं? सेंसर जो है, थर्मोमीटर जो है, ये कब काम करेंगे? जैसे ही रूम के अंदर जो है, कमरे के अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ना शुरू करेगा, इंक्रीज होगा, टेम्परेचर के अंदर जो है राइज आएगा, बढ़ेगा, तो सेंसर जो है उसको सेंस करेंगे और फौरी तौर पर मैसेज जो है टेम्परेचर के बढ़ने का वो किसको भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो है वो फौरी तौर पर एक्शन लेगा उसके खिलाफ। किस तरह से? वो मैसेज जो है हीट के बढ़ने का, टेम्परेचर के बढ़ने का, वो फौरी तौर पर कंट्रोल सेंटर के पास जाएगा। कंट्रोल सेंटर अगर तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फिर किस चीज़ को ऑन करवाएगा? उस सिस्टम के अंदर लगे हुए कूलिंग यूनिट्स को। किन को? कूलिंग यूनिट्स को ऑन करवाएगा। कूलिंग यूनिट्स क्या करेंगे? फौरी तौर पर उस बढ़ते हुए टेम्परेचर को क्या करेंगे? नीचे लेकर आएंगे, उसके अंदर ड्रॉप लेकर आएंगे और टेम्परेचर फौरी तौर पर क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पूरे का पूरा सिस्टम जो है जब काम कर लेगा तो ये सारा सिस्टम क्या कर दिया जाता है? ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद ये तो टेम्परेचर बढ़ने की बात थी। अगर टेम्परेचर जो है कमरे के अंदर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, तो फिर क्या किया जाता है? हमारा जो सेंसर उसके अंदर फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में लगे हुए हैं वो मैसेज भेजेंगे किसको? कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर मैसेज को लेकर क्या करेगा? फौरी तौर पर मैसेज कहाँ पे भेजेगा? हीटिंग यूनिट्स के पास, और हीटिंग यूनिट्स को क्या करवा देगा? ऑन करवा देगा। और हीटिंग यूनिट्स क्या करेंगे? जैसे ही ऑन होंगे उस कम होने वाले टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, उसके अंदर राइज लेकर आएंगे, बहुत ज़्यादा उसके अंदर चेंजिंग लेकर आएंगे, और कमरे का टेम्परेचर जो ज़रूरत से ज़्यादा कम हो चुका था उसको फिर से बढ़ा देंगे। ये एक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के काम करने का तरीका है। इसी तरीके से हमारी बॉडी में लगा हुआ नेचुरल कंट्रोल सिस्टम या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। वो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है इसके अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी सबसे पहला कंपोनेंट कौन से हैं? सेंसर्स। और सेंसर्स को हमारी बॉडी में क्या नाम दिया जाता है? रिसेप्टर, जो कि स्टिमुलस को, मैसेज को रिसीव करते हैं। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो फौरी तौर पर रिसेप्टर जो हैं उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के मैसेज को लेंगे और कहाँ पे भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर के पास। अब ये जो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का वो किसका नाम है? हमारे ब्रेन का। ब्रेन जो है फौरी तौर पर उस मैसेज को, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ब्रेन उस मैसेज को कहाँ पे भेजेगा? कूलिंग यूनिट्स के पास। और हमारी बॉडी में लगे हुए कूलिंग यूनिट्स कौन से? हमारे स्वेट ग्लैंड्स। जब टेम्परेचर बॉडी का बढ़ेगा मैसेज कूलिंग यूनिट्स के पास, स्वेट ग्लैंड्स के पास आएगा। स्वेट ग्लैंड्स क्या करेंगे? फौरी तौर पर स्वेटिंग करवाना शुरू करेंगे, पसीना आना शुरू होगा। पसीना जैसे जैसे आएगा स्वेटिंग होगी, एवेपोरेशन होगी, बुखारात बनेंगे। एवेपोरेशन की वजह से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट पैदा होगा। कूलिंग इफेक्ट की वजह से, ठंडक की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर फौरी तौर पर क्या हो जाएगा? डाउन चला जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर जो है हमारी बॉडी का कम हो रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा लो हो रहा है, ड्रॉप आ रहा है उसके अंदर, तो फौरी तौर पर फिर से रिसेप्टर जो है हमारी बॉडी के मैसेज को लेंगे और मैसेज जो है कहाँ पे जाएगा? हमारे ब्रेन के पास, कंट्रोल सेंटर के पास। अभी जो कंट्रोल सेंटर है वो फौरी तौर पर मैसेज को लेकर फौरी तौर पर
मैसेज को लेकर हीटिंग यूनिट्स को ऑन करवाएगा। हीटिंग यूनिट्स को ऑन करवाने से क्या होगा, टेम्परेचर फौरी तौर पर बढ़ जाएगा और जितना बॉडी को चाहिए उतना टेम्परेचर मेंटेन कर दिया जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कितना टेम्परेचर मेंटेन रखा जाएगा, चाहे कम हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है रूम का टेम्परेचर या हमारी बॉडी का टेम्परेचर, हमेशा हमारी बॉडी जो है उसको कम करके या ज़्यादा करके कितने पे ले आती है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। ये हमारी बॉडी के अंदर लगे हुए बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात है। लेकिन हीटिंग यूनिट्स कौन से, हमारी बॉडी के मसल्स हैं या फिर हार्मोन्स हैं। जब टेम्परेचर कम हो रहा होगा तो हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो फौरी तौर पर शिवरिंग स्टार्ट कर देते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं। कांपने से क्या होगा, मसल्स के जो थ्रेड्स होते हैं एक दूसरे के साथ जो है फ्रिक्शन पैदा करते हैं। रगड़ की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे हीटिंग पैदा होती है और हीटिंग इफेक्ट पैदा होने से हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से बढ़ जाता है। हार्मोन्स भी यही काम करते हैं, फूड की जो है खुराक की तोड़ फोड़ करवाते हैं, उसके अंदर से एनर्जी निकलेगी, एनर्जी जो है हीट में कन्वर्ट होगी, हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिर से पूरा हो जाएगा। ये था हमारे पास बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम और ये था हमारे पास फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। अगर किसी का कोई भी इसके हवाले से होम्योस्टैसिस के टॉपिक के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।